नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होंगे, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, हम विशेष महत्व दे रहे हैं आपका क्या, जो आपका लोअर पीसीएस एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस हो गया, और जो आपके क्या 416 पोस्ट आई हुई हैं, चाहे उसमें वीडियो हो जाए, वीपीडीओ हो जाए, एआरओ हो जाए। एआरओ तो नहीं है उसमें, ठीक है, आपका वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, करीब वो आपके कितने 416 पोस्ट हैं, तो उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। और आगामी जो आने वाले एग्जाम है, आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, ठीक है, उन सभी के लिए, फॉरेस्ट, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए क्या होगा, उत्तराखंड का इतिहास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने क्या, उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसका भाग पहला हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जो करीब 1 घंटे की वीडियो थी। उसमें हमने परिचर्चा की थी, क्या जो उत्तराखंड का इतिहास है, हमने आपको बताया था उसे 3 कालों में बांटा हुआ है, ठीक है। हमने बताया था कौन कौन से 3 काल थे। एक आपका था प्रागैतिहासिक काल, क्या था, मेरे साथ लिखते चलेंगे, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पहला किसमें, प्रागैतिहासिक काल में बांटा था, ठीक है। हमने बोला उसमें क्या क्या मिले थे, उसमें आपको बताया था हमने धातु उपकरण, गुफा शैल चित्र, कंकाल, मृद भांड, धातु। हमने पढ़ा था ना कि लाखों गुफा किस काल का मिला था, प्रागैतिहासिक काल। कहाँ से मिला था, अल्मोड़ा से। कब मिला था, 1963 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए मुझे, ठीक है। हमने गोरखा गुफा पढ़ा था, हमने किमनी गांव पढ़ा था, मलारी गांव पढ़ा था, और हमने क्या, लेपथाप हो गया, हुडली हो गया, पेटसाल हो गया, फलसीमा हो गया, रामगंगा घाटी हो गया, बनकोट हो गया। बनकोट से हमने बताया था कितने, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से, बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। और हमने क्या बताया था कि गढ़वाल के कई कई स्थलों से चित्रित धूसर मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो हमने ये प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था। हमने इसका दूसरा भाग जो पढ़ा था, वो पढ़ा था आपका क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में परिचर्चा की थी, जिसमें हमने किन के बारे में परिचर्चा की, जो आद्य ऐतिहासिक काल होते हैं सर, उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, धार्मिक ग्रंथ। उसमें क्या आ जाता है, धार्मिक ग्रंथ हो गया, जिसमें हमने क्या क्या बताया था आपको, बताइए मुझे। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, में ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें क्या कहा गया था, उत्तराखंड को, लिखना मेरे साथ, क्या कहा गया था, देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि कहा था। और वहीं हमने बताया था कि स्कंद पुराण में हिमालय खंड को 5 भागों में बांटा गया था। हमने बताया था किसमें, नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया। और क्या बताया था, बताइए मुझे फटाफट। नेपाल के बाद क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया मानस खंड, कुमाऊं के लिए मानस खंड, गढ़वाल के लिए केदार खंड हो गया, ठीक है, या केदार खंड है। खस देश भी, खस देश देखो, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए खस देश प्रयोग किया गया था, ठीक है। और हमने बताया था क्या, जालंधर हो गया। और क्या बताया था, एक नाम आप बताएंगे मुझे फटाफट, कमेंट करेंगे, एक कौन सा नाम था। मैंने कि 5 हिमालय खंडों में बांटा था। आपने बोला नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, ठीक है। तो हमने 2 इसके भाग एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, जो आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख लेख हैं, हमने जो प्रमुख लेख हैं, जिसमें हमने कालसिका, कालसी में किसका, कालसी कहाँ है, कालसी आपने बोला देहरादून में है, यमुना नदी टॉन्स के संगम पर कालसी, ठीक है। किसके अभिलेख मिले, आपने बोला था सर अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। कब, 257 ईसा पूर्व अशोक के अभिलेख कहाँ से, कालसी से मिले हैं, जिसमें क्या लिखा था, मैंने अपने राज्य के जनता के लिए या जीव जंतु के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है, पाली भाषा में हमने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था देवलगढ़ तथा कोलसारी से क्या, मूर्ति पेटिका लेख मिली है, ठीक है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। ये हमने सब क्या, हमने आद्य ऐतिहासिक काल में जाना था, ठीक है। आज भाग 3 है इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, उत्तराखंड का क्या, ऐतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाना है, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है साथियों, जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। इसमें हम जो क्या थे, कुनिंद वंश थे, जो यहाँ मुद्राएं मिली, चाहे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हो जाए, ठीक है, आपके क्या अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हो जाए, या
चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं हो जाए, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। आपको वहां इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। सपना आपका साकार हम करेंगे, बस आपको जुड़ना है और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। तो सर आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो जो ऐतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले तो हमने बताया कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा हुआ है। एक आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, एक प्रागैतिहासिक काल हो गया, एक ऐतिहासिक काल हो गया। हमने आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, प्रागैतिहासिक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो इस ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। और प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, प्राचीन काल में हम कुनिंद वंश के बारे में, शकों के बारे में, कुषाणों के बारे में और कार्तिकेयपुर के बारे में हम क्या प्राचीन काल में इनके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। बात करूं मध्यकाल के बारे में, तो सर मध्यकाल में हम कत्यूरी वंश हो गया, पवार हो गया, चंद हो गया, गोरखा शासन हो गया। तो मध्यकाल में आपका कत्यूरी, पवार और चंद, गोरखा के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप बिल्कुल माइंड में क्या कर लो, बना लो, ठीक है। आधुनिक काल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर, इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया और जो यहाँ के प्रमुख आंदोलन है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल एक चार्ट को अपने माइंड में बना लेना है कि हम ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल जिसमें हम कुनिंद वंश, शक, कुषाण, कार्तिकेय के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। मध्यकाल में कत्यूरी वंश हो गए, पवार हो गए, चंद हो गए, गोरखा हो गए और आधुनिक काल में हम ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और जो यहाँ प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्राचीन काल है उसमें हम जानेंगे उत्तराखंड में जो कुनिंद शासन के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए, कौन हुए, टोलमी ने कुनिंदों को क्या बोला, कुनिंदस्य बोला, ठीक है। भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, टोलमी है। टोलमी जी ने क्या बोला, जो कुनिंद है ये क्या है, इन्होंने क्या कहा, कुनिंदस्य कहा, ठीक है। पाणिनि कौन थे बताओ, संस्कृत के एक विद्वान थे। पाणिनि का बताओ एक प्रमुख क्या है, बताइए मुझे। इनका एक प्रमुख रचना आपको पता है, अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का एक क्या है, संकलन है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की है, ठीक है। कौटिल्य की प्रमुख रचना आपने बोला सर, इनकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र, इनकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र, ठीक है। विष्णुगुप्त चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। तो पाणिनि व कौटिल्य ने कुनिंदों को क्या कहा, कुलुनि या कुलिंद कहा। इन्होंने क्या बोला, पाणिनि और कौटिल्य ने क्या कहा, कुलिंदों को कुलुनि या कुलिंद कहा, ठीक है। कुनिंद जाति उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। सर एक पॉइंट स्टार लगाया है ना, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या होगा, बनेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो कुनिंद आपकी क्या थी, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है। प्रारंभ में कुनिंद जाति जो थी ये किसके अधीन थी, मौर्यों के अधीन थी। ऐसा अब हमें पढ़ने को मिलता है इतिहास में। जो कुनिंद जाति थी ये किसके अंतर्गत थी, ये मौर्यों के अधीन थी, ठीक है। वहीं कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा तो अमोघ भूति क्या था, इस कुनिंद वंश का क्या था सर, शक्तिशाली राजा था। इतना समझ में आ गया। हमने बताया कि जो प्रसिद्ध टोलमी थे उन्होंने बोला कुनिंदों को कुनिंदस्य बोला, ठीक है। पाणिनि और कौटिल्य ने कुनिंदों को कुलुन या कुलिंद कहा, ठीक है। कुलिंद जाति उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। प्रारंभ में यह मौर्यों के अधीन थी और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था, अमोघ भूति था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से इसके बारे में चर्चा मिलती है, हमें अगर हम अगर पढ़ रहे हैं कि प्रारंभ में कुनिंद जाति मौर्यों के अधीन थी, तो मौर्यों का एक प्रतापी शासक हुए राजा अशोक। राजा अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला, आपने बोला कालसी। कालसी कहाँ है, आपने बोला देहरादून। देहरादून में कालसी से इनका अभिलेख मिला। इसकी खोज किसने की थी, जॉन फॉरेस्टर ने की थी। कब, 1860 में कालसी अभिलेख की खोज किसने की, जॉन फॉरेस्टर ने की। भाषा हमने बताई सर प्राकृतिक भाषा है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। दोनों आपके लिए क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर पूछेगा कि जो कालसी अभिलेख है इसकी भाषा पूछेगा तो भाषा कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी। सर कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। लिपि पूछेगा तो लिपि कौन सी थी, सर ब्राह्मी लिपि थी। कब खोजा गया, 1860 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, जॉन फॉरेस्टर के द्वारा खोजा गया। और कहाँ पे स्थित है, टोंस व यमुना के संगम पर। टोंस और यमुना, हमने जब उत्तराखंड के ज्योग्राफी में आपको टोंस और यमुना प्रवाह प्रणाली बताया था, प्रवाह तंत्र बताया था, तो हमने बताया कि टोंस दो शाखाओं से मिलकर बनी थी, एक रूपिन शाखा, एक सुपिन शाखा, ठीक है। मैंने बोला कि हिमाचल के बॉर्डर को पार करते हुए कुछ दूर तक यह तमसा के नाम से जानी जाती है। इसमें नलौटा नाली क्या मिलती है, सहायक नदी मिलती है, और डांग पत्थर के पास ये यमुना के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो वही यमुना और टोंस के संगम पर क्या है, आपका कालसी के अभिलेख मिले हैं। और यहाँ के लोगों को इसमें क्या कहा गया है, इस अभिलेख में पुलिंद कहा गया है, और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, सर अपरांत कहा गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आइए अब जानते हैं राजा अमोघ भूति के बारे में। हमने बताया कुनिंद शासक का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, अमोघ भूति था, ठीक है। तो अमोघ भूति कुनिंद वंश का क्या था, सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। इसकी अगर हमें पता चल रहा है कि ये अमोघ भूति जो था कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, इसकी अगर कुछ हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मुद्राओं से ऐसा पता चलता है, ठीक है। उन मुद्राओं में अंकन किसका है, देवी तथा मृग का अंकन उन पे किया गया है, ठीक है। लिपि कौन सी है, आपने बोला सर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। जो अमोघ भूति प्रकार की हमें मुद्राएं मिली हैं उसमें देवी तथा मृग का अंकन है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि उनमें प्रयोग किया गया है। और क्या लिखा गया है, राजः कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस अंकित है, ठीक है। इस मुद्रा में क्या है, इसमें लिखा गया है राजः कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस, इसमें अंकित किया गया है, ठीक है। ये मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, सर ब्यास नदी, गंगा और अलकनंदा घाटी से क्या अमोघ भूति प्रकार की हमें क्या मुद्राएं प्राप्त हुई है, ठीक है। अब कुनिंदों की मुद्राओं के प्रकार जान लेते हैं हम। सर इनके मुद्राओं के प्रकार, 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हो गया, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हो गया, और चक्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं क्या होती है, हमें कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम अमोघ भूति मुद्राओं की बात करें तो इनमें 2 प्रकार मिले हैं, एक रजत मुद्राएं, एक तांबे की मुद्राएं। इसमें रजत मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं मिली हैं। विशेषता क्या है इनकी, सर इन रजत मुद्राओं के परोभाग में, ठीक है, परोभाग में क्या द्व्यहस्ता देवी व उसके दाहिने ओर देवी को देखता हुआ एक मृग अंकित किया है। सर हमें जो अमोघ भूति की जो रजत मुद्राएं मिलती हैं उसके पुराभाग में क्या है, द्व्यहस्ता देवी का और उनके दाहिने ओर देवी को देखता हुआ क्या एक मृग अंकित है, ठीक है। पृष्ठ भाग की बात करें तो एक वृक्ष, स्वास्तिक व नीचे नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है, ठीक है। नाग के समान क्या है, प्रतीक है। चारों ओर मुद्रा लेख में, मुद्रा लेख है, चारों ओर से क्या है, मुद्रा में लिखा हुआ है, ठीक है। लेख की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख है, उसमें क्या लिखा गया है, राजः कुनिंदस्य अमोघ भूति महजस। उसमें क्या लिखा गया है, उस मुद्रा में क्या लिखा है कि राजः कुनिंदस्य अमोघ भूति महजस, उसमें लिखा गया है, ठीक है। ताम्र मुद्राओं की बात करूं, अमोघ भूति की हमने रजत मुद्राएं जानी, तो ताम्र मुद्राओं की बात करूं तो ये रजत मुद्राओं के समरूप है, मतलब कि रजत मुद्राओं के समान है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इनमें प्रयोग किया गया है। तो सर हमने अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं जान ली। सेकंड आपकी है कौन सी, सेकंड आपकी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुनिंद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनके नाम मुद्राओं पर अंकित है, जानेंगे उन मुद्राओं में कि कितने राजा कौन कौन से, उनके नाम जानेंगे। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं कहाँ से, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त मुद्रा, ठीक है। उसमें हरिदत्त, मगभट हो गया, शिवदत्त हो गया, शिवपालिक हो गया, ठीक है। 4 राजाओं के नाम आपके क्या ब्रिटिश संग्रहालय से लंदन से जो प्राप्त मुद्रा है उसमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। हरिदत्त हो गया, मगभट हो गया, शिवदत्त हो गया और शिवपालिक हो गया, ठीक है। दूसरी हमें कहाँ से मिली, कत्यूर घाटी से, ये बागेश्वर में आपका कत्यूर घाटी, ठीक है। कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्राएं कितनी, 54 मुद्राएं मिली हैं। शिवदत्त की 1 मुद्रा है, आसेक की 1 मुद्रा है, बाकी आपकी क्या
कितनी बाकी जितनी मुद्राएं बची वो किसकी हैं, गोमित्र की है। ठीक है, एक मुद्रा शिवदत्त की मिली है कत्यूर घाटी से, एक मुद्रा आसेक की मिली है, बाकी जितनी मुद्राएं हैं वो किसकी मिली है, गोमित्र की मिली है। ठीक है, तीसरी जो है गढ़वाल से प्राप्त मुद्राएं, उसमें क्या राजा विजयभूति के बारे में हमें पता चलता है। जो तीसरी प्रकार की मुद्राएं हैं यहाँ से, उसमें गढ़वाल से प्राप्त हुई है जिसमें राजा विजयभूति के बारे में चर्चा परिचर्चा है। और एक अन्य मुद्रा भी मिलती है जिसमें शिव रक्षित राजा के बारे में चर्चा परिचर्चा है, शिव रक्षित राजा के बारे में चर्चा परिचर्चा है। तो हमने जाना क्या, हमने अमोघभूत की मुद्राएं जान ली, हमने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जान ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त मुद्राएं, चार राजा, हरिदत्त, मगभट्ट, शिवदत्त, शिवपालिक का वर्णन मिलता है। ठीक है, कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्राएं 54 मिली हैं, एक शिवदत्त की है, एक आसेक की है, बाकी गोमित्र की है। और गढ़वाल से प्राप्त मुद्राएं राजा विजयभूति की है। और एक अन्य हमें और मिलता है शिवरक्षित राजा के बारे में भी चर्चा परिचर्चा मिलती है। ठीक है सर, समझ गए। अब तीसरी प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो है क्या, चत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। तो इसके पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। ठीक है, जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं इसके पूरा भाग में क्या है, पूरा भाग में क्या है, मूर्ति का अंकन है जिसके दाएं हाथ में क्या है, त्रिशूल है। ठीक है, पृष्ठ भाग में एक मृग, स्वास्तिक और नीचे नदी और नाग के क्या है, समान प्रतीक दिखाए गए हैं। लेखों की बात करें तो चारों ओर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है क्या, भगवतः। ठीक है, भगवतः चत्रेश्वर महात्मनः लिखा गया, क्या भगवतः चत्रेश्वर महात्मनः इसमें लिखा गया है। कौन सी प्रकार की मुद्राओं में बताइए हमें, जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। तो यह हमने क्या प्रकार, हमने पढ़े 3 प्रकार की मुद्राएं, हमने पढ़ा अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, अब देखो कुनिंदों को क्या कर लेते हैं, कुनिंदों को क्या करते हैं, पराजित करते हैं शकों का शासन आ जाता है। लेकिन कुनिंद मैदान देखो, जो कुनिंद मैदान वाले कुनिंद थे ना, ये पर्वतों की ओर चले जाते हैं। अभी इनका क्या हुआ, इनका बिल्कुल विघटन नहीं हुआ, इनका घटन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल समाप्त नहीं हुए। ये मैदान से क्या, इन्हें शकों ने मैदान से पर्वतों को भगा दिया। ठीक है, ये पर्वतों में अभी भी राज कर रहे हैं कुनिंद। ठीक है, तो मैदानों में क्या हो गया, शकों का अधिकार हो गया। तो आइए शकों की हमें पुष्टि कहाँ से मिलती है, कुमाऊं में सूर्य मंदिर। ठीक है, कुमाऊं में सूर्य मंदिर, आपने कोसी कटारमल का सूर्य मंदिर देखा है। ठीक है, तो कुमाऊं में सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकार की पुष्टि करती हैं। इनमें अल्मोड़ा में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर क्या है, कोसी के पास क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, कुषाणों का शासन आ जाता है। शकों को कौन पराजित करता है, कुषाण इन्हें पराजित करते हैं। पुष्टि कहाँ से होती है, वीरभद्र, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था, वीरभद्र, ऋषिकेश का पुराना नाम ही वीरभद्र है। ठीक है, वीरभद्र है। देखो, कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज है और काशीपुर का पुराना नाम गोविषाण है। तो हमें इन यहाँ से क्या होती है, हमें यहाँ से प्राप्त मुद्राएं मिलती हैं जिसमें क्या कहा गया कि शकों को पराजित किसने किया, कुषाणों ने इन्हें पराजित किया। ठीक है, देखो, और यहाँ से हमें गोविषाण काशीपुर से क्या, कनिष्क के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, कनिष्क के स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये हमें गोविषाण से होती हैं। बताना मुझे कनिष्क किस वंश का शासक था, फटाफट आपका मुझे आंसर चाहिए। कनिष्क किस वंश का था बताइए। अरे मैंने बहुत ही लड्डू सवाल आपसे पूछा हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कनिष्क के बाद बात करो तो हुइस्क नाम के राजा हुए, इनकी 44 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से, टिहरी गढ़वाल की मुनि की रेती से मिली है। कब, 1972 में। उसके बाद वासुदेव फर्स्ट आए। ठीक है, इनकी 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से, बिजनौर जनपद से मिली हैं। वासुदेव के बाद वासुदेव सेकिन आए, इनकी 3 मुद्राएं मिली हैं। कहाँ, स्वर्ण मुद्राएं इनकी गोविषाण काशीपुर से मिली है। तो कुषाणों का शासन हमें कहाँ से पता चलता है, तो इनकी जो हमें मुद्राएं मिली है कहाँ से, हमें टिहरी गढ़वाल की मुनि की रेती से होगी। ठीक है, बिजनौर से होगी, और गोविषाण से जो इनके मुद्राएं हैं राजाओं के, उनसे क्या होता है, यह पुष्टि होता है। ठीक है, कुषाणों के बाद फिर देखो कुषाणोत्तर का राजा है, इनके बाद कौन आते हैं, योधेय आते हैं, योधेय आते हैं। ठीक है, योधों की बात करूँ तो ताम्र मुद्राओं की बात करूँ तो लेख इनकी ब्राह्मी लिपि में इनके मिले हैं। इनमें क्या लिखा गया था, योधेय गणस्य जय। ठीक है, योधेय गणस्य जय इनकी मुद्राओं में लिखा गया है। अग्रभाग में इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण किया है। इनके जो योधेय के जो मुद्रा मिलते हैं उसके आगे का जो भाग है उनमें इनके इष्ट
देवता कार्तिकेय का चित्रण किया गया है। पृष्ठभाग की बात करूं सर तो एक देवी का चित्रण था जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। पृष्ठभाग में क्या है, एक देवी का चित्रण है जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ है, और अग्रभाग में क्या है, इनके इष्ट देवता कार्तिकेय का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य हिमालय का पश्चिमी भाग। हमने जब उत्तराखंड का भूगोल आपको बताया वहाँ आपको बिल्कुल मैप से समझाया हुआ है। मध्य या लघु हिमालय मैंने आपको, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, तराई भाबर, ठीक है, गंगा का मैदान, ठीक है। देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री पूरा कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया, इसका क्या प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सारा हम कनेक्ट करेंगे। ऐसा माइंड बनाएंगे कि आपका बिल्कुल समझने में आपके लिए क्या होगा, लड्डू होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो शिमला के कांगड़ा से प्राप्त हुए हैं। जौनसार हो गया, बाबर देहरादून से हो गया, ठीक है। काला डांडा गढ़वाल और सहारनपुर से क्या इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यौधेय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्या लिखा गया है, यौधेय गणेश जय जिसमें अंकित है। इसके बाद क्या आती है, परवर्ती कुनिंदा आते हैं। इनकी मुद्राएं हमें क्या, दुगट्टा के पास भेड़गांव से इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इन्हें पराजित करते हैं, नया एक राजवंश आता है जिसे युग शैल या क्या वार्षगण्य या गोत्र गोत्रीय वंश कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके राजा की बात करें तो सील वर्मन इनके क्या हुए, प्रसिद्ध राजा हुए। उनका कार्यकाल की बात करें तो 250 से 300 ईसा पूर्व इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। सील वर्मन ने बाड़वाला यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया, तो सील वर्मन ने। आपसे पूछेगा कि किस वंश के राजा ने बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया, तो गोत्रीय वंश के राजा कौन हुए, सील वर्मन हुए। इन्होंने क्या करवाया, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया, ठीक है। सील वर्मन ने यमुना नदी तट पर कालसी, कालसी कहाँ है, देहरादून में है, वहाँ एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ऐसे हमें इनकी क्या मिलती हैं, हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्त काल आता है। गुप्त काल अगर बात करो तो गुप्त काल का संस्थापक आपने बोला श्रीगुप्त, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और इनका एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था समुद्रगुप्त, जिसे क्या कहा गया, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं बताइए मुझे, बताइए मुझे। भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो भारत का नेपोलियन ही किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त कहा गया है, ठीक है। अगर आप इतिहास में जानोगे तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि हुआ, नाम हुआ हरिसेन, नाम हुआ हरिसेन। आपसे पूछेगा कि किसका दरबारी कवि हरिसेन है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन है। आपको पता है, आपने प्रयाग प्रशस्ति किसका है बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। तो हरिसेन ने मतलब इतनी चापलूसी कर दी, मेरा राजा ऐसा, मेरा राजा वैसा, ठीक है, मेरा राजा एक तीर से 4 शिकार कर देता है। तो बिल्कुल इसने इनाम इकराम के चक्कर में अपनी राजा की बहुत ही तारीफों की पुल बात है, किसने, हरिसेन ने, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। कुनिंदों का कर्तिपुर राज्य, इसकी बात करें तो 3 सदी पूर्व, ठीक है, 3वीं सदी पूर्व, ठीक है, या शताब्दी पूर्व बोल सकते हैं हम। राज्य का उल्लेख किसमें है, प्रयाग प्रशस्ति में है। अभी हमने बताया इनकी राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर इनकी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। कार्तिकेयपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। सर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कार्तिकेयपुर राज्य में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं था, आपको ऑप्शन दे देगा, तो हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड का उत्तरी भाग इसमें शामिल था, ठीक है। समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी कुनिंद राजा के से कार्तिकेयपुर में हुआ था। ऐसी भी हमें ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। जो समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था, नाम है रामगुप्त, उसका युद्ध क्या हुआ था, किसी कुनिंद राजा से हुआ था। कहाँ, कार्तिकेयपुर में हुआ था। ऐसी भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है छांगलेस का राजवंश आता है 5वीं शताब्दी में। छांगलेस का क्या आता है, राजवंश आता है। कहाँ से हमें प्राप्त चला, लाखा मंडल, ठीक है। ये राजकुमारी ईश्वरा वाला नहीं है, ये छांगलेस वाला, लाखा मंडल शिलालेख देहरादून से, ठीक है। छांगलेस इस वंश का 8वां राजा था, ठीक है। छांगलेस इस वंश का क्या था, 8वां राजा था। 5वीं शताब्दी इनका क्या रहा, राज्य रहा। इनके अगर छांगलेस के पहले की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, नरबती हो गए, जयदास हो गए, ठीक है, ग्रहेश हो गए, अचल हो गए, छांगलेस दास हो गए, रुद्रेश दास हो गए। उसके बाद आपके 8वें नंबर के कौन आते हैं, छांगलेस आते हैं, ठीक है, छांगलेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिंहपुर का यदु राजवंश आता था। इन्हें पराजित करते हैं क्या,
सिंहपुर का क्या आता है, यदु राजवंश आता है। यदु राजवंश बोलते हैं। जो हम राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख पढ़ते हैं ना, राजकुमारी ईश्वरा इसी सिंहपुर का क्या, यदु राजवंश से सम्मिलित है। ठीक है, लाखामंडल का शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लाखामंडल में किसके, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था, भास्कर वर्मन। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का पिता का नाम क्या था, भास्कर वर्मन था। और राजकुमारी ईश्वरा का पति का नाम था जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त था। ठीक है, जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त इनके क्या था, पति का नाम था। पिता का नाम भास्कर वर्मन था। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख हमें लाखामंडल शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ बताया है, सिंहपुर बताया गया है। ठीक है, जो लाखामंडल का अभिलेख है किसका है, यदुवंशी राजाओं की राजधानी। ठीक है, उनने कहाँ बताई, सिंहपुर बताई। सर इसके बाद आपकी क्या आ जाती है, नाग राजवंश आ जाता है। पुष्टि कहाँ से हुई, गोपेश्वर से हमें जो प्राप्त त्रिशूल लेख है वहाँ से हमें नाग राजवंश के बारे में पता चलता है। और 4 नागवंशीय राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। स्कंद नाग हो गया, विभु नाग हो गया, अशुनाग हो गया, गणपति नाग हो गए। तो 4 नाग वंशीय राजाओं का हमें क्या, हमें इनके बारे में जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। स्कंद नाग, विभु नाग, अशुनाग, गणपति नाग। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, एक मौखरी वंश आ जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। राजधानी कहाँ थी मौखरियों की, इनकी राजधानी थी कन्नौज। इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, जब आपके लिए एमसीक्यूज बनाएंगे आप फटाफट वहाँ एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं, अच्छे से समझना है, बिल्कुल बैठ जाना है आपको प्यार से। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सुनना है, मेरी बातों को सुनते रहना है। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखो तो बिल्कुल आप क्या, उत्तराखंड का इतिहास आपके मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, तो इनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। प्रथम मौखरी राजा कौन थे, हरिवर्मा थे। प्रथम मौखरी राजा कौन थे, हरिवर्मा थे। आइए अब इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, इनके शासन के बारे में। देखो आपने हर्षवर्धन के बारे में जाना है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब था, 606 से लेके 647 ईस्वी तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आपको बताया चीनी यात्री हुएंसान भारत के दौरे पे आया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएंसान भारत आया था, हौसे हुएंसान, हौसे हर्षवर्धन, हौसे हर्षवर्धन, हौसे हुएंसान। तो हुएंसान किसके, उसमें हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, देखो हुएंसान ने उत्तराखंड को पोलीही या मोपोलू या ब्रह्मपुर कहा। ठीक है, अब क्या बोल दिया, हुएंसान कहाँ का, चीनी यात्री था। हमने जब आपको जो हमने इतिहास बताया था, हमने वहाँ से बताया था कि उस चीनी यात्री को फांसी दो। ठीक है, हमने बोला हुएंसान हो गया। ठीक है, हमने बोला फाइयान हो गया, हमने बोला सतयुंग हो गया, इत सिंह हो गया। ये क्या है, चीनी यात्री हैं। ये क्या है, चीनी यात्री हैं। तो जो हुएंसान है, हुएंसान, ठीक है, आपको हमने हुएंसान और नालंदा की भी स्टोरी बताई थी पीछे। ठीक है, तो हुएंसान क्या, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएंसान ने उत्तराखंड को क्या बोला कि यह क्या है, पोलीही या मोपुलो है। ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा, यह ब्रह्मपुर इसको कहा। और यह ब्रह्मपुर राज्य हर्ष के अधीन था। जो यह ब्रह्मपुर राज्य है आज का उत्तराखंड है, यह किसके, हर्ष के अधीन था। और हर्ष या हुएंसान ने हरिद्वार को मोपू या मोयूलो, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो हरिद्वार है आज आपके लिए पर्यटन और धार्मिक नगरी है हरिद्वार, जहाँ सबसे पहले क्या गंगा क्या करती है, मैदानी भाग में पहुँचती है, तो वही हरिद्वार को इन्होंने क्या बोला, मोयूलो कहा। और बोला कि यह 20 ली में फैला है। 20 ली क्या होता है, ली एक चीनी माप है, जैसे हमारे यहाँ मुट्ठी हो गया, पाथा हो गया। ठीक है, तो ऐसी ये क्या है, 20 ली क्या है, एक चीनी माप है। तो इन्होंने बोला जो हरिद्वार है, इन्होंने बोला मोयूलो है। ठीक है, जो कितना 20 ली में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हर्षोत्तर काल आता है, मतलब कि हर्ष के बाद जो काल रहा उसके बाद छोटे छोटे राज्य पैदा हुए, जिसमें आपका क्या, पहला शत्रुघ्न राज्य हुआ। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इस राज्य के अंतर्गत मध्यवर्ती सिरमौर हो गया, गढ़वाल, अम्बाला, ठीक है, सहारनपुर क्षेत्रों का मैदानी भाग शामिल था। राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। जो शत्रुघ्न राज्य है उसमें क्या बोला कि इसके अंतर्गत मध्यवर्ती सिरमौर हो गया, गढ़वाल हो गया, अम्बाला हो गया, सहारनपुर हो गया, क्षेत्रों का जो मैदानी भाग है वह शामिल था। और राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती है। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रह्मपुर राज्य।
ठीक है। ब्रह्मपुत्र राज्य जिसे इन्होंने बोला पर्वताकार राज्य बोला, ठीक है। उल्लेख कहाँ मिलता है? तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त है, जिसमें हमें पर्वताकार राज्य या ब्रह्मपुत्र राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य की सीमा गंगा नदी से कर्णाली नदी तक, ठीक है। काली या कर्णाली नदी तक क्या था? इस राज्य का जो ब्रह्मपुत्र या पर्वताकार राज्य था, इसका क्या था? विस्तार था। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन प्रथम क्या थे? इसके संस्थापक थे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र या जो पर्वताकार राज्य था, इसके संस्थापक पूछेगा तो आपको याद रखना है विष्णुवर्मन इसके क्या थे? संस्थापक थे। ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय पौरव राजवंश के थे, ठीक है। ये कहाँ थे? पौरव या पौख राजवंश के थे, जिनका शासित प्रदेश पर्वताकार राज्य कहलाता था। जिनका शासक जहाँ ये शासन करते थे उस प्रदेश को या क्या बोलते थे? पर्वताकार राज्य कहलाता था, ठीक है। ताम्रपत्र में 5 पौरव वंशीय राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से आपका विष्णुवर्मन प्रथम हो गया, ठीक है। वृषवर्मन हो गया, श्री अग्निवर्मन हो गया, ठीक है। घृतिवर्मन हो गया और विष्णुवर्मन आपका सेकंड हो गया। आपसे पूछेगा कि जो हमें पौरव वंशीय राजवंशों के नाम मिलते हैं ताम्र शासनों में से निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, शामिल है। तो जो ताम्र शासनों से ताम्रपत्रों से जो 5 शासकों के पौरव वंशीय शासकों के नाम मिलते हैं, राजाओं के नाम मिलते हैं, उसमें आपके पहले नंबर पे है विष्णुवर्मन प्रथम, दूसरे पे है वृषवर्मन, तीसरे पे है श्री अग्निवर्मन, चौथे पे है घृतवर्मन, पांचवे पे है विष्णुवर्मन सेकंड। ये क्या है? 5 पौरव वंशीय राजाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। पौरव वंशीय राजाओं के कुल देवता कौन थे? वीरन नरेश्वरी स्वामी, ठीक है। वीरन नरेश्वरी स्वामी इनके क्या थे? कुल देवता थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोविशाण राज्य। हमने बताया कि जैसे ही क्या होता है उत्तराखंड में अराजकता का युग फैल जाता है, यहाँ छोटे छोटे राजा छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे राजा क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्र में राज्य करने लगते हैं। तो उसके बाद गोविशाण राज्य आता है। तो गोविशाण राज्य पश्चिम में रामगंगा से लेके पूर्व में शारदा नदी तक फैला था। सर यह जो गोविशाण राज्य था यह पश्चिम में रामगंगा से लेके पूर्व में शारदा नदी तक फैला था। ब्रह्मपुर राज्य गोविशाण राज्य के उत्तर में स्थित था। ब्रह्मपुर राज्य जो था वो कहाँ था? गोविशाण के राज्य के उत्तर में स्थित था। और कनिंगम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र, काशीपुर, रामनगर और रामपुर में स्थित है। इन्होंने बोला जो गोविशाण राज्य है, इन्होंने क्या बोला? गोविशाण राज्य में कनिंगन ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो गोविशाण राज्य है यह क्या नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र, काशीपुर, रामपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वर्ण गोत्र राज्य आता है। इसके बाद स्वर्ण गोत्र राज्य आता है। तो इस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा गया है। देखो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा गया है? जो स्वर्ण गोत्र राज्य है इसे पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा गया है, ठीक है। यह राज्य हर्षवर्धन के समय एक स्वतंत्र राज्य था। हर्षवर्धन के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा आपका क्या? स्त्री राज्य, जिसे आप स्वर्ण गोत्र राज्य कहते हैं। यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। कहाँ? ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। तो सर हमने ये उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल था इसका हमने पूरा बेस बना लिया है। अब इसके बाद हम आगे परिचर्चा करेंगे किसके बारे में? जो यहाँ प्रमुख राजाएं हुई, जो प्रमुख वंश हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। देखो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अभी आप जुड़ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को समय पर पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करोगे तो आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो? घर बैठे एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। और इसी वीडियो के रिव्यू पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ संसाधनों का अभाव है। मेरा एक सपना है कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जहां संसाधनों के अभाव हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हम उनका क्या करेंगे, जितना होगा उन्हें पूरी अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1 या 2 या 4 घंटे मेहनत करोगे तो मैं आपके लिए 8 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और जल्द ही आपके लिए इनके हम ई बुक भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हमें कोई कोर्स बेचना नहीं है, ठीक है। मैं उनके लिए खड़ा हूँ जो मेरे लिए खड़े हैं, ठीक है। तो मैं कोई कोर्स नहीं बेचना चाहता, बस उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, मुझे भी अंदर से खुशी हो कि हाँ कि आज मेरा स्टूडेंट क्या हुआ, आगे बढ़ा हुआ है। मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। तो आज ही जुड़ना है। बाकी आपको ई
बुक हो गया, इनका PDF हो गया, बिल्कुल निःशुल्क आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका जो उत्तराखंड का भूगोल है पूरा आपके लिए नोट्स बन रहे हैं, उसकी ई-बुक मैं बिल्कुल आपके लिए क्या करूँगा, जल्दी ही क्या करवा दूंगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है और उत्तराखंड में क्या करना है, अपने को एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि क्या करें, दुनिया आपका नाम ले, आप समाज का भला कर पाएँ, ठीक है, आप 10 लोगों का भला कर पाएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर दुनिया में कोई सबसे सरल काम है तो वो है पढ़ना, ठीक है। सबसे सरल काम जो है आपका क्या है, पढ़ाई करना है। इसलिए समय होते आपको क्या करना है, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। सपनों को क्या कर लीजिए, अपना साकार कर लीजिए, ठीक है। 4 चांद लगा लीजिए। आज ही जुड़ें, बाकी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे इसका भाग नंबर 3। 2 भाग हमारे उत्तराखंड के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाकी हमने उत्तराखंड का ज्योग्राफी के भी 5-6 पार्ट हमने कर लिए हैं और उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा था उसका भी एक भाग हमने कर लिया है। हिंदी भी लेके चलेंगे, इसके साथ हम करंट अफेयर भी लेके चलेंगे और जीके जीएस भी हम मिक्स करके लेके चलेंगे, क्योंकि आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवाना है। पेपरों तक आपको ऐसा बना दूं कि आप क्या बन जाओ, बिल्कुल शार्प बन जाओ, आप बिल्कुल क्या बन जाओ, कुशल बन जाओ, ठीक है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।